Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 2 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नर। गवर्नर इंडियन गवर्नमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं, उनका पावर कैसा है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में कौन सी जगह पर बताया, इनके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। ओके ओके So the Constitution of India envisages the same pattern of government in the states as that of the center, that is parliamentary system. So भारत के संविधान में गवर्नर का जो पद है वो संविधान में लिखित है। ओके और भारत में सिर्फ सेंटर में ही पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो स्टेट्स में, वो राज्यों में भी एक ही टाइप का सिस्टम है जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक गवर्नर का या राष्ट्रपति का होना जरूरत है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट का फंक्शन कैसा होना चाहिए, उसका प्रोसीड्यूर, उसका जो टोटल सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गवर्नमेंट इन द स्टेट। पार्ट 6 जो है वहां पर संविधान में बताया गया है कि जो राज्य होंगे वहां पर संविधान कैसे चलेगी, वहां का पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वहां का सरकार कैसा होगा, वहां के रूल्स रेगुलेशंस कैसे होंगे, मतलब एक राज्य में शासन कैसा होगा, इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है भारत के संविधान के पार्ट 6 में। ओके Article 153 to 167 in Part 6 of the Constitution deal with the state executive. भारत के संविधान में 153 से शुरू कर 167 तक ये जो आर्टिकल है 153 से 167 तक पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है जो एग्जीक्यूटिव राज्य के जो प्रशासनिक काम कैसे होंगे उसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। और प्रशासनिक विभाग के सबसे प्रधान कौन है राज्य में, वो है राज्यपाल। सो इसीलिए मतलब 153 से 167 पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि राज्य जो प्रशासनिक काम होंगे जो राज्यपाल करेंगे उसके बारे में बताया गया है। Okay. So the state executive consists of the governor, the chief minister and the council of ministers. So राज्य executive के कौन कौन लोग होंगे, गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद वो होंगे, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो एडवोकेट जनरल होंगे वो, इन सबको मिलकर प्रशासनिक विभाग, जो प्रशासनिक विभाग में डिसीजंस लेते हैं। Thus, there is no office of vice governor. स्टेट में जैसे हम राष्ट्रपति में देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट रहता है, लेकिन राज्य के क्षेत्र में ऐसा कोई पद नहीं है, जैसे कि वाइस गवर्नर जैसे पद नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जैसे पद सेंटर में है, लेकिन वाइस गवर्नर जैसे पद राज्य में नहीं है। ओके सो दस देयर इज नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर, कोई भी वाइस गवर्नर वाला पद नहीं है स्टेट्स में, लाइक एज दैट प्रेसिडेंट एट द सेंटर। ओके नेक्स्ट, द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर है, हमारे राज्यपाल है, वो इस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के, राज्य के प्रशासनिक विभाग के मुख्य है, प्रधान है वो। ओके बट लाइक द प्रेसिडेंट की तरह ही इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, वो नॉमिनल है, मतलब नाम मात्र शासक है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के, उनके पास रियल कोई पावर नहीं है। जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूटलेटर और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। संवैधानिक तौर पर संविधान के अनुसार वो हेड है, लेकिन वास्तव में वो कोई काम खुद से नहीं कर सकते। ओके The governor also acts as an agent of central government. वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के तौर पर आते हैं और देखते हैं राज्य में राज्य का जो प्रशासनिक काम है वो ठीक से चल रहा है नहीं, शासन कार्य, रूल्स रेगुलेशंस या आइन जैसे काम, ये सारे काम ठीक से पालित हो रहे हैं या पालन हो रहे हैं नहीं, ये सब देखने का काम है राज्यपाल का। Therefore,
द ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज अ डुअल रोल, इसके डुअल रोल है, एक तो वो देखते हैं काम और सेंटर को भेजते हैं, ये सारी डुअल रोल को लेकर उनका काम है, एक तो राज्य को देखना और सेंटर को बताना कि क्या हो रहा है, सो डुअल रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, यूजुअली देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, नॉर्मली हर स्टेट के लिए गवर्नर होता है, एक राज्यपाल होता है, बट द सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 में जब सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, facilitated the appointment of the same person as a governor for 2 or more states. जब 1956 में 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, तब बताया गया कि ये एक व्यक्ति 2 और उससे ज्यादा राज्यों में राज्यपाल के तौर से काम कर सकता। ओके, सो एक राज्य के लिए एक राज्यपाल नॉर्मल होता है, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में देखा जाता है कि एक राज्य में एक राज्यपाल नहीं, वो 2 या उससे भी ज्यादा राज्य के राज्यपाल है। आई थिंक इट्स क्लियर, आगे बढ़ती हूं मैं। सो द गवर्नर इज नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज एज इज द केस विद प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति को हम निर्वाचन करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं करते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली करते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली एक इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल बॉडी बनाई जाती है, जैसे कि उसके अंदर आता है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो राज्य विधानसभा के लोग, ये सब मिलकर उस प्रेसिडेंट को निर्वाचन करते हैं। लेकिन गवर्नर भी इलेक्टेड डायरेक्टली नहीं होते, अगर डायरेक्टली होते तो वो एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड नहीं होते। ओके, सो दैट्स व्हाई गवर्नर जो है वो क्या है। सो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर को कोई डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते, वोट देकर, पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन इसके इलेक्शन के लिए, गवर्नर के इलेक्शन के लिए कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉडी नहीं। सो वो कैसे अपॉइंटेड होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं उनके साइन के तौर पर। इन अ वे ही इज अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं जो गवर्नर है वो एक नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, बट एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय नहीं है। ओके, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस के अंडर है, वो कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है उनका, एंड इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के अंडर कोई ऑफिसर या काम करते नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन उसे अपॉइंट करता है प्राइम प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट खुद तो नहीं करता, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट भी एक नॉमिनल हेड है, सो वो परामर्श लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, लेकिन उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो एक इंडिपेंडेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ डिटेल्स देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑप्टेड फॉर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हमारे भारत में जो गवर्नर पद है उसको क्यों प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, क्यों पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये सिस्टम क्यों रखा गया है, इसके कारण हम देखेंगे। फर्स्ट, द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर इज इनकम्पेटेबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट्स। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें फॉलो करना है भारत में, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के अंदर एक राज्य में 2 ऑफिसर्स नहीं रह सकते, मतलब हेड नहीं रह सकते, जो रियल हेड नहीं रह सकते, जैसे सीएम भी अगर इलेक्टेड हो डायरेक्टली और गवर्नर भी हो तो क्लैश हो जाएगा, इसलिए इनकॉम्पेटेबल है सिस्टम, इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन गवर्नर के पद के साथ नहीं होता है। नेक्स्ट, the mode of direct election is more likely to create conflicts between governor and the chief minister। जो मैंने कहा, अगर डायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, इनमें एक लड़ाई हो जाएगी। नेक्स्ट,
the governor being only a constitutional nominal head, there is no point in making elaborate arrangements for his election and spending huge amount of money. एक वोट कराने में बहुत ज्यादा खर्च होता है, सो वो एक नॉमिनल हेड है, नाम मात्र शासक है, इसलिए उनके जैसे एक पद के लिए, मतलब गवर्नर जैसे पद के लिए हमें इलाबोरेट अरेंजमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है. ओके, नेक्स्ट, द इलेक्शन ऑफ ए गवर्नर वुड बी एंटायरली पर्सनल इश्यूज. सो ये गवर्नर का जो मतलब जो इलेक्शन है ये पर्सनल इश्यूज है, this is based on personal issues, hence it is not a national interest. ये देश के स्वार्थ के लिए इसे इलेक्ट किया नहीं जाता कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, ये देश के स्वार्थ के लिए नहीं होता है. टू इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स इन सच इलेक्शन, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स को इसमें इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट देखते हैं. एन इलेक्टेड गवर्नर वुड नेचुरली बिलोंग टू अ पार्टी एंड वुड नॉट बी अ न्यूट्रल पर्सन और एन इम्पार्शियल हेड. अगर किसी को नॉमिनल हेड होना है तो ऑब्वियसली उसे इम्पार्शियल होना होगा, इसीलिए वो किसी भी पार्टी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इसीलिए न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए. न्यूट्रली बिलोंग टू एन इलेक्टेड गवर्नर, एक इलेक्टेड गवर्नर को नेचुरली बिलोंग, उसे नेचुरली बिलोंग होना चाहिए एक पार्टी के साथ जो न्यूट्रल हो, वो किसी इम्पार्शियल हो, किसी पार्टी के साथ पक्षपात ना करें. नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट देखते हैं. द इलेक्शन ऑफ द गवर्नर वुड क्रिएट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज एंड दस अफेक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री. द इलेक्शन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का जो इलेक्शन है ये क्या करेगा, एक क्रिएट करेगा सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, सेपरेट टेंडेंसी क्रिएट करेगा, एंड दस अफेक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड ये अफेक्ट करेगा किसको, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, देश के यूनिटी को, यूनिटी ऑफ द कंट्री को, इस सारे चीजों को क्रिएट करेगा. अगर उसको गवर्नर को एक सेपरेट टेंडेंसी हुआ कि मैं ज्यादा पावरफुल, ऐसा वाला पोजिशन हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा. नेक्स्ट, the system of presidential nomination enables the center to maintain its control over the states. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल को मनोनीत करेगा, मतलब बताएगा, नॉमिनेशन करेगा, तो क्या होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य के ऊपर, राज्य के आइन प्रशासनिक विषय के ऊपर नजर रख पाएगा, देख पाएगा और मेंटेन करने पे कंट्रोल कर पाएगा. Next, the direct election of the governor creates a serious problem of leadership at the time of the general election in the state. राज्य में जब जनरल इलेक्शन होगा तब कौन वोट में आएगा, कौन पावर में आएगा, इसको लेकर एक मतलब सीरियस लीडरशिप प्रॉब्लम हो सकता है, डायरेक्ट इलेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट, the chief minister would like his nominee to contest for governorship. So chief minister भी तब क्या करेंगे, नॉमिनी भेजेंगे कॉन्टेस्ट के लिए, गवर्नेंस उनके हिसाब से लोग पसंद करेंगे ना. Hence a second rate man of the ruling party is elected as a governor. जो second rate man होंगे उनको गवर्नर के हिसाब से उनके पसंद के लोगों को भेजेंगे ना. सो इसीलिए उन्हें एक न्यूट्रल, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर उसे रखा जाता है और उसे नॉमिनल हेड बनाकर रखा जाता है. नेक्स्ट, यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात की गई है. द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ओनली 2 क्वालिफिकेशन. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में 2 क्वालिफिकेशंस है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज अ गवर्नर. गवर्नर होने के लिए 2 क्वालिटीज के बारे में बताया गया. फर्स्ट है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए. नेक्स्ट, ही शुड हैव कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, तो 35 ईयर्स एज उन्हें होना चाहिए. नेक्स्ट, एडिशनली 2 कन्वेंशंस हैव आल्सो डेवलप्ड इन दिस रिगार्ड्स. यहाँ पर 2 कन्वेंशंस है, दो प्रथाएं हैं, जो रूल्स बन गए हैं अभी, उसको फॉलो किया जाता है जब गवर्नर को इलेक्ट किया जाता है. फर्स्ट, ही शुड बी एन आउटसाइडर, दैट is he should not belong to the state where he is appointed, so that he is free from local politics. अगर मैं अपने राज्य का नागरिक हूं तो मैं ऑब्वियसली उस लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लूंगी, इसीलिए राज्यपाल के पद को क्या किया जाता है, उसे आउटसाइडर रखा जाता है, और वो अपने राज्य से नहीं होता है, वो आउटसाइडर होता है, और वो उस स्टेट्स के मेंबर नहीं होते हैं, वो अपॉइंटेड होते हैं ऐसे कि मैं जिस स्टेट का हूं उस स्टेट में मुझे गवर्नर के हिसाब से नियुक्त नहीं किया जाएगा, आउटसाइड किया जाएगा. ओके, सो वो लोकल पॉलिटिक्स से फ्री होते हैं. नेक्स्ट,
सेकेंड, वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर, जब आप गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर। जब जब हम गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, तब प्रेसिडेंट्स को क्या करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के, उनके साथ परामर्श करना चाहिए, सो दैट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी इन द स्टेट इज इंश्योर्ड। सो इससे क्या होगा, अगर बात कर लेंगे तो जो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जो संवैधानिक काम है, जो ऑफिशियल्स काम है, वो स्मूथली रन करेगा। However, both the convention have been violated in some of the cases. बहुत सारे केसेस में ये देखा गया ये कन्वेंशन पालन नहीं किया जाता है। मतलब फर्स्ट कन्वेंशन ये है कि वो जो राज्यपाल होंगे वो अपने स्टेट का नहीं होगा, उस स्टेट का नहीं होगा जिसमें वो इलेक्टेड हो रहे हैं, मतलब जहां पर नॉमिनेट हो रहे हैं। सेकंड, वो जब एक प्रेसिडेंट उसे इलेक्ट नॉमिनेट करेगा, तब उसे उस राज्य का चीफ मिनिस्टर के साथ परामर्श करना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही केसेस बहुत सारे केसेस में वायलेट हुए हैं। नेक्स्ट, The Constitution lays down the following condition for the governor office. कुछ conditions के बारे में बताया गया है एक गवर्नर होने के लिए और गवर्नर हिसाब के नियुक्त होने के लिए। फर्स्ट देखते हैं, he should not be a member of either house of the parliament or house of the state legislature. जो राज्यपाल होंगे ना ही वो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे और ना ही वो राज्य विधानसभा के कोई मेंबर होंगे। If any such person is appointed as a governor, ऐसा कोई व्यक्ति अगर गवर्नर के हिसाब से नियुक्त होता है तो he is deemed to be have vacant his seat in the house on the date which he enters upon his office as the governor. अगर कोई व्यक्ति ऐसा मतलब वो लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानसभा के मेंबर है और वो इलेक्टेड हुए हैं, नॉमिनेटेड हुए हैं गवर्नर के पद से, सो क्या करना होगा हमें, उस व्यक्ति को उसके बाद जो पद में वो था प्राइम मतलब लोकसभा विधानसभा या राज्यसभा के, उस पद को छोड़ना होगा जिस दिन से वो गवर्नर हिसाब से नियुक्त हो रहे हैं। नेक्स्ट, he should not hold any other office of profit, जहां पर प्रॉफिट ऑफिशियल पोस्ट है बड़े बड़े, वो कोई ऐसा ऑफिस वो नहीं काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, he is entitled without payment or rent to the use of his official residence, the Raj Bhavan, so उन्हें वहां पर कोई पेमेंट के बिना ही उस घर को उन्हें रहने को मिलेगा, राजभवन में वो रह पाएंगे। नेक्स्ट, he is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may determined by the parliament. पार्लियामेंट जैसा ठीक करेगा उसी हिसाब से उनको वेतन, उससे अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, सुविधाएं उनको मिलेगी। नेक्स्ट, when the same person is appointed as the governor of 2 or more states, जब एक व्यक्ति को 2 और उससे ज्यादा स्टेट्स में गवर्नर हिसाब से नियुक्त किया जाएगा, the emoluments and the allowances payable to him are shared by the state in such proportion as determined by the president. सब तब क्या होगा, तब उसका जो पेमेंट प्रोसेस होगा, अलाउंसेस होगा, वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट की उनका क्या होना चाहिए, मतलब वो एक से ज्यादा राज्य में काम कर रहे हैं तो उनका क्या होगा पेमेंट सिस्टम, वो बताया जाएगा। नेक्स्ट, his emoluments and allowances cannot be diminished during his term of office, जब वो काम कर रहे हैं टोटल पीरियड में उनका जो वेतन या अलाउंसेस सुविधाएं दिए जाएंगी वो बाद में उनके टाइम पीरियड में नहीं घटाया जा सकता। ओके, मतलब जो मिल रहा है उससे कम नहीं आगे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, अब क्या है, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर हैज टू मेक सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड अफर्मेशन हिज ओथ द गवर्नर स्वेयर्स, मतलब जो गवर्नर है उनको अपने पद में जाने के लिए, पद में एंटर करने के लिए उनको ओथ लेना है, उनको शपथ जो है शपथ लेना है। सो शपथ में क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है टू faithfully execute the office, faithfully execute, उन्हें अपने ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उसके प्रति उसे फेथफुल होना चाहिए, उसके प्रति उसे सम्मानजनक होना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशंस लॉज है उसको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसे रक्षा करना है, डिफेंड करना है। एंड नेक्स्ट, to devote himself to the service and well-being of the people of the state, राज्य के लोगों के प्रति, सुविधाओं के प्रति उन्हें उसके प्रति डिवोटेड होना होगा, उसके प्रति नियुक्त होना होगा। ओके, नेक्स्ट,
The oath of the office of the governor is administered by the Chief Justice of the concerned state high court, and in his absence, the senior most judge of the high court is available. जब वो ओथ लेंगे, किसके पास लेंगे? प्रेसिडेंट के पास नहीं लेंगे. सो जो ओथ लेंगे वो लेंगे उस राज्य के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो मुख्य प्रधान है उनके पास. अगर वो पद खाली है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के उनके पास वो ओथ लेंगे. नेक्स्ट, द गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट on which he enters upon his office. So उनका जो टाइम पीरियड है, जो टर्म है वो 5 साल है. Okay. However, this term of 5 years is subject to the pleasure of the president. लेकिन ये जो total 5 years है वो pleasure of the president, president के मतलब pleasure के ऊपर depend करता है. Further, he can resign at any time addressing the resignation letter to president. लेकिन अगर उन्हें लगा कि वो काम नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश तो अपने resignation लेटर को वो president के पास भेज सकते हैं. Next, the Supreme Court held that the pleasure of the president is not justifiable. जो pleasure of the president है वो justified नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि pleasure of the president ये कोई justice related बात नहीं है ना. So the governor has no security of tenure and no fixed term of office. उनके लिए fixed कोई tenure ऐसा नहीं. He may be removed by the president anytime. So कभी भी president को लगे ये अगर ठीक से नहीं काम कर रहा है तो उसे पद से हटाया जा सकता है. Next, the Constitution does not lay down any grounds upon which a governor may be removed by the president. So Constitution does not lay down any grounds. Constitution में ऐसा कोई ground नहीं बताया गया है जिससे कि मतलब एक गवर्नर को हम उसके पद से हटा सकते हैं. मतलब इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस ऑफिशियली नहीं है कि जिससे हम कह सकते हैं कि हम उस पद से उसको हटा सकते हैं. ओके, सो ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस या कोई कंडीशंस नहीं है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है कि जिससे कि हम गवर्नर के पद को हटा सकते. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन व्हिच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बताया गया है जिससे कि प्रेसिडेंट उसको पद से हटा सकते हैं. नेक्स्ट, the president may transfer a governor appointed to one state to another state for the rest of the term. अगर प्रेसिडेंट को लगे कि उस राज्य में वो पक्षपात या कुछ कर रहे हैं तो उस राज्यपाल को उस राज्य से हटाकर दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं. Further, a governor whose term has expired may be reappointed in the same state or any other state. जो अगर राष्ट्रपति को लगा कि वो जो राज्यपाल है उनका पद एक्सपायर हो गया, उनका टाइम पीरियड 5 साल ओवर हो गया है, उसे फिर से रिअपॉइंट कर सकते हैं उसी स्टेट में या दूसरे कोई स्टेट में. नेक्स्ट, अ गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years. वो गवर्नर का जो पद है वो 5 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं. Until his successor assume charge. नए कोई गवर्नर जब तक अपॉइंटेड नहीं होते तब तक वो उस पद में रह सकते हैं. The underlying idea is that there must be a governor in the state and there cannot be interim. So मतलब कोई गैप ऐसा होना नहीं चाहिए. मतलब यहाँ पर एक टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट है कि गवर्नर का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए, यही बताया जा रहा है. नेक्स्ट, the president can make such provision as he thinks fit for the discharge of the function of the governor in any contingency not provided for in the constitution. For example, the death of the steering governor. president कर सकते हैं, such provisions बना सकते हैं. वो अगर सोचे कि for the discharge वो अगर गवर्नर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है या वो मतलब वो नहीं हो पा रहा है, वो फिट नहीं है उस पद के लिए या गवर्नर मारे जाते हैं तो does the chief justice of the concerned state high court. तो तब तो गवर्नर का पद खाली हो जाएगा. तब क्या कर सकते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है उस राज्य के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के उसे मे बी अपॉइंटेड टेम्पोरली टू द डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट. तो उससे गवर्नर पद में डिस्चार्ज उसके फंक्शंस को काम करने के लिए उसे अपॉइंट किया जा सकता है टेम्पोरली, नॉट परमानेंटली.
जब अगर गवर्नर मारे जाए या वो फिट नहीं है, वो उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, या अदर कॉजेज में वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे, ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है उस राज्य के, उसे इस पद में नियुक्त कर सकते हैं। सो दैट्स द होल लेक्चर ऑन टुडेज गवर्नर। मैंने आज के गवर्नर के लेक्चर में सिर्फ उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका क्या है इसके बारे में बताया। आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वहां पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनका पावर क्या है, क्या क्या काम करते हैं गवर्नर। मैंने कहा वो नॉमिनल हेड है, लेकिन नॉमिनल हेड होते हुए भी वो क्या काम करते हैं इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।